लाख दलदल हो पर पाँव को जमाए रखे, लाख दलदल हो पर पाँव को जमाए रखे, हाथ खाली सही पर उठाए रखे। अरे कौन कहता है कि छन्नी में पानी रुक नहीं सकता मेरे दोस्त। कौन कहता है कि छन्नी में पानी रुक नहीं सकता मेरे दोस्त। बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेश मौर्य। स्वागत है आपके पोएट्री चैनल सिलेक्शन विद चैनल में। जैसा कि मित्रों मैंने आप लोगों को वही चीज़ पढ़ाता हूं जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं या पढ़ रहे लगातार, तो उनको पता होगा। मैं आपको वही चीज़ सिखाता हूं जो आपके एग्जाम में आए। आपको वो चीज़ मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में ना आने वाला हो। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ अगर आप यहाँ से तैयारी करते हो तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन फंसने के चांस हैं। यानी अगर आप आज अभी से मेरे साथ जुड़कर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉलेज रोकने पाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने थोड़ा बहुत खुद से भी तैयारी किया है तो आप पेशेंस के साथ में इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको लगभग में 20 क्वेश्चन है। टोटल कितना है? 20 क्वेश्चन है। आप यहाँ से देख सकते हो इंद्रधनुष वगैरह जितने जितने क्वेश्चन आपके फिजिक्स में बनते हैं, तो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए मित्रों, देरी ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन और सबसे मस्त क्वेश्चन, एकदम कड़वा सच वाला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को जो बता देगा उसके लिए समझ लीजिए कि क्या बताऊँ, ये क्वेश्चन 90% लोग गलत करते हैं। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो भी गलत करते हैं। गलत कैसे होता है मैं आगे आपको बताने वाला हूं। बस आप मेरे साथ जुड़े रहो कि आपसे भी ये गलती ना हो। तो चलिए सबसे देखिए, कह रहा है कि विकृति, क्या कह रहा है बाबू? विकृति को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन। जो मेरे मित्र क्या है हमसे इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। मैंने डिप्लोमा किया है तो उसमें भी ये आपको मैकेनिक्स पढ़ाया जाएगा। उसमें आपको स्ट्रेन और स्ट्रेन के बारे में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में अच्छे से, यानी विकृति प्रतिबल के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाने वाला है। लेकिन अभी आपको क्या है, आपका मोटिव होना चाहिए इंट्रेंस एग्जाम निकालना। पहला विकल्प है मीटर, दूसरा विकल्प है सेकेंड स्क्वायर, ये कुछ नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, सेकेंड स्क्वायर। और फिर क्या है, सी है डाइन और डी है मात्रकहीन। मात्रकहीन मतलब बीमाहीन जिसे बोलते हैं, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता। पहला मीटर होगा या सेकेंड इनवर्स होगा या फिर क्या है डाइन होगा या फिर क्या होगा मात्रकहीन होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे बाबू मेरे भैया, वो क्या होगा? डी होगा। कैसे होगा मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखिए जो हमारा स्ट्रेन होता है वो बनता कैसे, पहले इसको समझ लीजिए। स्ट्रेन कहते किसे हैं? तो कोई चीज़ मान लीजिए ये कोई रबड़ है या इरेजर है, कोई चीज़ है, ये मान लीजिए किसी चीज़, कोई भी चीज़ है, ये है, तो इसको क्या करेंगे हम? खींचें। आप कैसे खींचोगे? हाथ से खींचोगे या आप कैसे भी इसको खींचिए। इधर से दोनों साइड से क्या करिए? बल लगाइए। जैसे आप इधर से बल लगाइए और इधर से बल लगाइए, तो इसके लंबाई में परिवर्तन, यानी मान लीजिए जो लंबाई में परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ? डेल एल हुआ। तथा जो इसकी लंबाई, जो पुरानी लंबाई कितनी थी? यल थी, और ये जब आपने खींचा तो ये बढ़कर कितना हो गया? डेल यल हो गया। क्या हो गया बाबू? डेल यल हो गया। यानी लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, यानी कि पहले कितना था उसको नीचे कर देना है और जितना बढ़ा उसको ऊपर कर, बढ़ा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना हुआ उसको ऊपर लिख देना है। और जो ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, तो जो दोनों का यूनिट हो जाएगा वो मीटर होगा। मीटर बटा मीटर। तो जब कोई चीज़ें बटे में सेम होती हैं तो उसे जब हम काटते हैं, हम लोग क्या करते हैं भैया? काटते हैं, तो वो क्या होता है? पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी ये आएगा 1/1, यानी इसमें कोई यूनिट लेस, यानी इसमें कोई यूनिट नहीं होगा। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो आपकी विकृति होती है ये बीमाहीन होती है, यानी इसकी कोई बीमा नहीं होती है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि सरब तरंगों का परिसर क्या होता है। देखिए सरब तरंगे वह तरंगे होती हैं जिसे हम लोग क्या है? सुन सकते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। जिन भाइयों को लगता है कि सर जी आप बहुत स्लो पढ़ाते हो तो मैं स्पेयर करके ही पढ़ाता हूँ, तो जिनको लगता है कि स्लो पढ़ाते हो तो वो स्पीड को आप अपने यूट्यूब में एक यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होगा,
ऐसे ही यहाँ कॉर्नर पर सेटिंग का ऑप्शन है, वहाँ से आप अपना स्पीड तथा क्वालिटी बढ़ा भी सकते हो। तो आप स्पीड को क्या करिएगा, बढ़ा लीजिए। अब देखिए हमारा इसी तरह से बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, संकेत भेजने में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे तरंगे होती हैं उन्हें भेजने के लिए हम जो तरंग होता है, जैसे आपने एक सुना होगा कि ऑप्टिकल फाइबर, आपने सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर जो समुद्र के अंदर यूज किया जाता है, उसमें किस तरह के जो हमारी तरंगे होती हैं किस तरह के यूज की जाती हैं, तो अवसरभ तरंगों का यूज उसमें किया जाता है। किसका किया जाता है भैया, अवसरभ तरंगों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है भैया, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में होगी। अच्छे से आपको देखना है, मैंने ऐसा विकल्प सेट किया है कि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। मैं आपको ये गारंटी दिलाता हूँ, पूरा विश्वास दिलाता हूँ। 64 मीटर पर सेकंड होगा, 2 किलोमीटर पर सेकंड होगा, या 330 मीटर पर सेकंड होगा, या 3.2 किलोमीटर पर सेकंड, जिसे हम 3200 मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। तो देखिए मैंने एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है 330 मीटर पर सेकंड, तो इसमें कुछ मेरे मित्र कहेंगे कि भैया 332 होता है, तो आप सही कह रहे हो। आपके जो रेलवे वगैरह है वो 330 ही मांगती है, लेकिन जो एसएससी है वो 332 मांगता है। तो अगर आपके एग्जाम में 332 आए या 32 आए, दोनों तो कभी नहीं आने वाले, दोनों कभी नहीं आएंगे। 330 आएगा या 332 आएगा, तो आपको 330 या 332 वाले पर करेक्ट करना है। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर दोनों आ जा रहा है तो आपको जो प्रायोरिटी देना है, सबसे पहले 32 वाले को देना है, फिर उसके बाद में 30 वाला। यानी अगर 30 वाला 32 वाला दोनों है तो आपको 32 वाले पर क्लिक करना रहेगा। चलिए इसी तरह से आ रहा है कि ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव होगा कि नहीं होगा। जो हमारी धुन होती है उस पर चाल, जो हमारी धुन होती है उसके चाल पर दाब का कोई प्रभाव होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए धुन यहाँ से गुजर रही है, किसी पाइप से गुजर रही है, आपने इसको क्या किया, दबा दिया, तो इसके ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको एक लाइन में बता देना चाहूँगा, बहुत समय नहीं आपको लेना चाहूँगा, आप परिवर्तित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तब अच्छे से एक्सप्लेन करवाऊँगा क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं, रीजन तो भी पता होना चाहिए क्यों नहीं पड़ेगा। तो अब अभी इतना आपके पास समय नहीं है कि आप इस चीज़ को बैठकर कंसेप्ट पढ़ो। अब आपको क्या है, अपना एग्जाम पर फोकस करना है, फुली फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ध्वनि के चाल पर ताप का प्रभाव। अभी तक यहाँ पर क्या था, दाब था, अब यहाँ पर क्या आ गया, ताप आ गया, जिसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। तो देखिए जो हमारी ध्वनि होती हैं बाबू, जो ध्वनि होती हैं, ताप का प्रभाव पड़ता है लेकिन दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो ताप के प्रभाव से क्या होगा, उस जिसे जो कोई ध्वनि है, कोई भी ध्वनि है, उसको अगर हम किसी गर्म, जैसे मान लीजिए ठंडे मीडियम से गुजर रहा था और आगे गया तो वो गर्म मीडियम से गया, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, औरत की मीठी आवाज़ होने का कारण है, क्या है बाबू। तो देखिए पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या है, तारत्व है, सेकंड ऑप्शन है प्रबलता है, और फिर क्या है, सी आवृत्ति है, डी क्या है, गुणवत्ता है। तो देखिए इसमें तो आपको लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन सही है, मैंने ऐसा करा है, मतलब ऐसा मैंने क्या है क्वेश्चन को सेट किया है। कहीं कहीं पर लाउडनेस यानी गुणवत्ता का भी आ जाता है, लेकिन जो आपका एकदम सटीक क्वेश्चन होगा वो होगा तारत्व। क्या होगा बाबू, तारत्व। क्या होगा, तारत्व। तारत्व के कारण क्या होता है, जो हमारी औरतें होती हैं उनकी आवाज़ मीठी सुनाई पड़ती है। क्या सुनाई पड़ती है, मीठी। यानी जो मर्द होते हैं, यानी जो पुरुष होते हैं, तथा बच्चों की आवाज़ में तथा महिलाओं की आवाज़ में या जो बुढ़ों के आवाज़ में जो फर्क पता चलता है वो तारत्व तथा प्रबलता के कारण ही पता चलता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तारत्व हो जाएगा। यानी कि 7वां का हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा तारत्व, जिसे हम पिच के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसी तरह मित्रों क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। जो हमारा आकाश होता है वो किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो वो होता है परिकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर जो विकिरण है ये बिल्कुल गलत है, व्यतिकरण बिल्कुल गलत है, रंगों के प्रकार तो बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर हमारा क्या है बाबू, वो है आपका परिकिरण के कारण। अच्छा, प्रकाश नीला दिखाई देने का कारण है कि जो आपका बैगनी वाला जो रंग होता है जिसे हम वायलेट बोलते हैं,
वो क्या है यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, वो ऊपर ही रह जाता है। इसी के कारण से जो हमें प्रकाश होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। कभी मैं इस टॉपिक रिलेटेड अच्छे से आपको समझा भी दूंगा। देखिए फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो ऊष्मा का यसाई मात्रक क्या होगा। ऊष्मा का यसाई मात्रक यहाँ पर छूट गया है। यसाई मात्रक या जिसे हम यूनिट के नाम से जानते हैं, जो ऊष्मा होती है यानी कि हीट, ऊष्मा मतलब होता है हीट, हीट का यसाई मात्रक क्या होगा, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए SW यानी कि होमवर्क में रहने वाला है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऊष्मा का जो मैं आपको एक हिंट भी दे देना चाहूँगा, उससे आप कर सकते हो। चाहे आपका ऊष्मा से संबंधित क्वेश्चन आए, देखो बाबू, ऊष्मा का, ऊर्जा का तथा कार्य का, तीनों का जो यूनिट होता है यानी जो मात्रक होता है वो क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। तो नौवा का ये सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा, कौन सही होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, 11 से लेकर अभी 20 क्वेश्चन अभी आगे आपके सामने आने वाले, 10वां क्वेश्चन, इसी तरह से 20 क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूं। बस आप पेशेंस के साथ में इस वीडियो को देखते रहो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने आ रहा है, 10वां ना आ रहा है। पहले 10वां क्वेश्चन का सवाल कीजिए, फिर आप लोगों के सामने 11वां क्वेश्चन भी आने वाला है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, परम शून्य ताप मान क्या होगा, यानी जो हमारा परम शून्य ताप होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिजिक्स की केमिस्ट्री, चाहे कंपटीशन में हो चाहे आपके पॉलिटेक्निक में हो, कई बार पूछा गया है कि परम शून्य ताप का मान क्या होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस सही होगा कि -100 डिग्री सेल्सियस सही होगा कि -173 डिग्री सेल्सियस सही होगा कि -273 डिग्री सेल्सियस सही होगा। जल्दी से आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि भैया मुझे ये पता था, तो क्या है मुझे समझ जाऊंगा कि आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू, मैं बता देना चाहूँगा आपको, 273। और ये किस में होगा, माइनस में होगा। जो ये माइनस वाला सिंबल लगा है आपको ध्यान रखना है। 273 प्लस में भी कभी कभी ऑप्शन आ जाता है और माइनस में भी आ जाता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होता है वो क्या होगा, 273 वाला करेक्ट होगा। ये एक्चुअली में क्या होता है, 273 पॉइंट जो 273.66 होता है। क्या होता है, 66 होता है। अब चलिए इसी तरह से भैया क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 11वां आ रहा है। इसको क्या है आप सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि दरों का, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दरों का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। अच्छा, दरों मतलब होता है पानी। दरों जैसे एक कंटेनर था, ये समझ लीजिए पानी है और ये कंटेनर में रखा हुआ है। ये आपका क्या है, पानी भरा है, लबोलब। क्या है भैया, लबोलब पानी भरा हुआ है इस कंटेनर में। तो जब आप इस कंटेनर को क्या करोगे, नीचे से गर्म करोगे लैंप की सहायता से इसे। तो जो हमारा पानी था, मैं एक बार फिगर दोबारा बना देना चाहूँगा। तो हमारा पानी था, उसके उड़ने की ही क्रिया को, जो पानी इधर भरा हुआ था उसके उड़ने की क्रिया को, बने हुए भाप को हम लोग क्या कहते हैं, तो उड़ने वाली दरों का वाष्प में बदलकर क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है बाबू, हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, हिमांक, सॉरी क्या, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। इसी को हम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बाबू, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और जो हिमांक होता है तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, जमने लगता है, इसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल देते हैं। हिमांक को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं। यानी पानी है, जब वो जमना स्टार्ट हो जाता है बर्फ के रूप में, तो उसे हम लोग हिमांक बोलते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं। तो मित्रों आपका ये अब डाउट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसे आप जल्दी सॉल्व करके हमें बता दें। प्रकाश किसके रूप में चलता है। ये क्वेश्चन आपने कक्षा 11th में, कक्षा 9 या कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में चलता है, या हवा के साथ चलता है, या फोटान के रूप में चलता है, या इनमें से कोई नहीं। दिए गए विकल्प में से सारे के सारे गलत हैं। तो देखिए मित्रों, मैं आपको बता देना चाहूँगा भैया बाबू कि देखिए जो आपका प्रकाश होता है वो एक्चुअली में क्या है, बंडलों के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, बंडलों के रूप में आता है, जिसी को हम फोटान बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फोटान बोल देते हैं। तो बराबर का जो आपका प्रकाश का चलता है वो फोटानों के रूप में चलता है, यानी जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो फोटान होने वाला है। प्रोटॉन नहीं, फोटान, फा होगा यहाँ पर, फोटान।
किसके रूप में, फोटान के रूप में चलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। जो हमारा प्रकाश होता है उसे पृथ्वी तक आने में आपको कितना समय लगता है। तो मैं बता देना चाहूँगा, कुछ मेरे मित्र को पता भी होगा, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर ही आपके सामने लिख दे रहा हूँ। 8 मिनट 16 सेकंड लगभग में लगता है। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 20 सेकंड भी मिल जाता है, 10 सेकंड, लेकिन आपको 8 मिनट कुछ समथिंग मिलता है, तो आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह से भैया क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। ये क्वेश्चन आपको क्या है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसमें मैंने आपको कोई विकल्प नहीं दिया है, क्योंकि विकल्प देता तो इसमें क्या है आप लोग और कंफ्यूज हो सकते थे। मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ अब मान लीजिए मैं चंद्रमा है, क्या है बाबू, चंद्रमा है, यहाँ पर ये क्या है, चंद्रमा है। अच्छे से मैं इसको बना रहा हूँ फिगर। ये मान लीजिए आपकी क्या है, चंद्रमा है। अच्छे से फिगर को मैं बना रहा हूँ, अब फिर आप लोग क्या है देखिए इसको। ये मान लीजिए आपकी क्या है बाबू, चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, क्या है, चंद्रमा है। ये फिगर बन नहीं पा रहा है अच्छे से, मैं दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लीजिए आपकी क्या है, चंद्रमा है, क्या है, चंद्रमा। फिगर बन नहीं रहा है, यहाँ पर चंद्रमा है बाबू, क्या है, चंद्रमा। तो देखिए ये मान लीजिए आपकी क्या है, चंद्रमा है, और यहाँ आपकी क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी, यानी जिसे हम क्या है अर्थ के नाम से भी जानते हैं, जिसे नीला ग्रह कहते हैं। मैं इसको नीला बना देना चाहूँगा, इसको मैं नीला बना देता हूँ। और इसको जो आपकी चंद्रमा है इसे मैं क्या है व्हाइट बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, व्हाइट बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, व्हाइट बना देता हूँ। देखिए जो हमारी चंद्रमा होती है, ये चंद्रमा है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जो सूर्य होता है, सूर्य से ऐसे प्रकाश आता है, इस पर ऐसे आता है, तो इससे जो परिवर्तित प्रकाश होता है, परावर्तित प्रकाश आने में कितना समय लग रहा है वही कह रहा है। तो भैया लगभग में 1 मिनट 29 सेकंड का समय लगता है। 1 मिनट 29 सेकंड का समय लग जाता है, 1 मिनट 29 सेकंड का समय लग जाता है। यानी कि समथिंग में 1 मिनट समय लग जाता है, 1 से 1.5 मिनट लग ही जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपके सामने इसको करवा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है डूबी हुई क्या डूबी हुई सुई होगा। यहाँ पर क्या होगा, डूबी हुई सुई क्या होगा भैया, सुई, डूबी हुई डूबी हुई सुई डब में उभरी हुई किसके कारण दिखाई पड़ती है। आपने देखा होगा कोई टफ होता है, इसमें सिक्का पड़ा हो या सुई पड़ा हो या कोई राड पड़ा होता है, तो ये यहाँ तक तो ये दिखता है, इसके बाद में ये यहाँ से नहीं, जो आपका एक्चुअल में होता है ये यहाँ से नहीं दिखता है, ये यहाँ से दिखने लगता है, ऐसे दिखने लगता है। तो जो आपका टब में पड़ी हुई या बाल्टी में पड़ी हुई सुई या राड या पैसा, वो अपने स्थान से उभरा हुआ या अलग क्यों दिखाई देता है, यही आपको बताना है। उसके उभरे हुए दिखाई देने का कारण क्या है, अपवर्तन है, परावर्तन है, TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या परिकिरण है। तो मित्रों जो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा अपवर्तन। क्या होगा भैया, अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अपवर्तन हो जाने वाला है। अपवर्तन के ही कारण बाल्टी में पड़ा हुआ सिक्का उभरा हुआ दिखाई पड़ता है, बाल्टी में पड़ी हुई सुई उभरी हुई दिखाई पड़ती है, बाल्टी में पड़ा हुआ राड उभरा हुआ दिखाई पड़ता है। तो वैसे क्वेश्चन आए आपको आंख मूंदकर अपवर्तन ठोक देना है। चलिए रेगिस्तान में मिर्चिका किसके कारण बनता है। जो भैया मिर्चिका है वो किसके कारण बनता है, ये आप हमें जल्दी से बता दीजिए किसके कारण बनता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपवर्तन होगा, परावर्तन गलत होगा, TIR गलत होगा, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी गलत होगा, और ये परिकिरण भी गलत होगा। अगर ऐसा आंसर सेट हो रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या देता है, इसको हटा देता है, इसको दे देता है। तो भैया तो अगर ये ऑप्शन ना रहा करे, ऑप्शन में अपवर्तन ना रहा करे, तो आपको TIR पर लगाना है, लेकिन अगर अपवर्तन ऑप्शन में है तो ये आपका बेस्ट आंसर हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपवर्तन यहाँ पर हो जाने वाला है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है।
इंद्रधनुष से मैं आपको एक छोटा सा लाइन सुना देना चाहूँगा। कहते हैं कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात तो चाहिए, कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती मेरे दोस्त, जोश एवं जज्बात चाहिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हमारी इंद्रधनुष होती है उसका जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा, इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। जो हमारी इंद्रधनुष होती है वो क्यों बनती है, अपवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, किसके कारण इंद्रधनुष बनती है? जल्दी से आप मुझे क्या बता दीजिए, इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है, अपवर्तन है, परावर्तन है, या यहाँ पर क्या है आपका टी आई है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं, या जो आपका विकल्प नंबर डी है, ये सभी कौन होगा, इसका जो करेक्ट आंसर कौन होगा? तो भैया मैं आपको एक लाइन में बता देना चाहूँगा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ये सभी 17 का डी होगा, 17 का डी होगा, इन सभी के कारण आपका इंद्रधनुष बनता है। तो मित्रों इस पीडीएफ को अगर आपको पाना है, ये आपका जो टोटल लगभग 17 क्वेश्चन है, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर डाल दूंगा। वहाँ पर इसी क्या है मैं ब्रैकेट में ऐसे करके डाल देता हूँ, ऐसे ब्रैकेट में करके डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को पा सकते हो। तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से अगर आपको पॉलिटेक्निक का पेपर चाहिए या हरिहंत का बुक का पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तथा अगर आपको पॉलिटिक्स संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तथा मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बाबू तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो आएँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत ना पड़े। तो मित्रों हम ये आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तथा आप जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी अंदर से नेक्स्ट वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मित्रों अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।